नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हम बना रहे हैं एक राष्ट्रवादी और हिंदू इकोसिस्टम, जिसके लिए आप देखें QR जो दिया हुआ है उसको स्कैन करके हमें कृपया सपोर्ट करें, क्योंकि सब कुछ सहयोग से ही होता है। वक्फ के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हो गया है, और कहाँ से हुआ है, जैसा कि आप सोचते रहे होंगे, वो हुआ है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में पहले तो रैंडम प्रोटेस्ट हुए, और आज जमीयतुल उलमा हिंद का बंगाल में प्रोटेस्ट है। आप ज़रा इसको समझिए। जमीयतुल उलमा हिंद कौन है? देवबंद वाले अरशद मदनी का ये संगठन है। और जमीयत उलमा हिंद वो संस्था है जो हर तरह के उल्टे पुल्टे कामों में, आतंकवादियों को बचाने में, हलाल इकॉनमी को आगे करने में, तरह तरह के शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट करने में, इन सबको फंडिंग करने में और डायरेक्ट ऑर्गेनाइज करने में सबसे आगे है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इतना फुटप्रिंट है नहीं, क्योंकि वो एक बड़ा ही एक जिसको कहे कि एलीट ऑफ द एलीट का एक संगठन है, और उसका कोई नीचे बहुत ज़्यादा असर नहीं है। तो अब आप ये देखें कि जमीयतुल उलमा हिंद ने जब वक्फ एक्ट के पहले जो प्रदर्शन किए थे वो कहाँ किए थे? वो उन्होंने किए थे बिहार में और आंध्र प्रदेश में। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि साहब कि बिहार वाले जो हैं उनके वोट के प्रेशर के अंदर डर जाएंगे। वोट को उन्होंने वेपनाइज कर रखा है, मुस्लिम वोट को उन्होंने वेपनाइज किया, उसको एक अस्त्र की तरह कार्य में लेते हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में डर जाएंगे, लेकिन जब पार्टियों ने देखा और संभाला अपना हिसाब किताब, तो पता चला कि भाई मुसलमान उनको वोट देते ही नहीं हैं। तो जब आप वोट देते ही नहीं हो तो आपका लीवरेज क्या रहेगा पार्टी में? तो उन्होंने इनकी बात पर कान नहीं दिया, और इन्होंने अपना जो वोट बैंक है उसके साथ में जाने का विचार किया। वैसे यह बात भी पूरी तरह सही नहीं है कि जमीयतुल उलमा हिंद हुआ या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुआ या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हुई, इनको पूरे मुस्लिम समाज का समर्थन हासिल है, ऐसा है नहीं। क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसमें अमीर और गरीब का जो फ़र्क है वो साफ साफ दिखता है। अशराफ और पसमानदा के हित जो है वो इसमें एक जैसे नहीं है। वो केवल जो है वो जो उनका एक तकलीद का जो सहारा है कि साहब के ऊपर वाले जो कह रहे हैं वो नीचे वाले के लिए उसका अनुसरण करना आवश्यक है, नहीं तो उनको बाद में दोज़ख की मार झेलनी पड़ेगी। यही एक जो डर है वही उसका उपयोग में ला रहे हैं, बाकी इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी रह गए वक्फ बोर्ड, क्योंकि बहुत सारे जो इसमें मसाजिद और मदरसे वगैरह जो हैं वो वक्फ बोर्ड के नीचे चलते हैं, बहुत सारे देवबंद के नीचे चलते हैं। जी हाँ, देवबंद जो है ये एक ऐसा नासूर है जिसको टैकल किए बिना यदि सरकार सोचती है कि वह रिफॉर्म्स कर लेगी तो वो संभव है नहीं। आखिरकार वक्त के जो सुधार हैं वो क्या है? यदि आप देखें तो इस पर भी पूरा जो एक तबका है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल तबका है मुसलमानों में, वो भी बटा हुआ है। आज मैं देख रहा था कि एक प्रोग्रेसिव मुसलमानों का एक मिल्ली क्रॉनिकल नाम से एक पब्लिकेशन निकलता है। तो वो मिल्ली क्रॉनिकल क्या कह रहा था? मिल्ली क्रॉनिकल ये कह रहा था कि भाई जी, ये वक्फ बिल के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हैं वो इस तरह से हैं कि जैसे मान लीजिए अगर बैंक अपने यहाँ CCTV कैमरा लगाता है तो चोर जो हैं वो प्रदर्शन करने लगे और कहें कि नहीं साहब, हमें बिल्कुल ही ये मंजूर नहीं है कि किसी भी तरह का कोई CCTV कैमरा बैंक्स में लगाया जाए। सरकार ने इसकी जो ज़्यादतियाँ थी उनको दूर किया है, इसकी जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी उसको दूर किया है। लेकिन पार्टियां क्या कह रही हैं? वोट बैंक की लालची पार्टियां वो क्या कह रही हैं? उनमें आपस में कंपटीशन है। वो कह रही हैं
कि नहीं साहब रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस है, जबकि ये स्पष्ट कर दिया गया भैया रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस नहीं है। राहुल गांधी जो है वो ज़ोर ज़ोर से AICC के सेशन में अहमदाबाद में तो बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में उनकी आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि पार्लियामेंट में जो कुछ भी कहते हैं उसको काउंटर कर दिया जाता। ये मैटर रिलीजन का है ही नहीं, ये मैटर तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का है। एक बात हो गई इसमें। लेकिन जमीयत उलमा हिंद जो पश्चिम बंगाल में कर रही है वो क्या इसको रिपीट कर पाएगी दूसरे स्थानों पर? नहीं कर पाएगी, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। उसने हावड़ा ब्रिज रोक लिया है। आप जानते हैं ना हावड़ा ब्रिज रोकने का क्या मतलब होता है? हावड़ा ब्रिज रोकने का मतलब ये होता है कि कलकत्ता लगभग एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो स्टैंड स्टिल पर आ गया। अच्छा, हावड़ा ब्रिज रोकना आसान है क्योंकि दोनों तरफ आबादी है मुसलमानों की हावड़ा ब्रिज के आसपास की, तो उन्होंने हावड़ा ब्रिज तो रोक लिया। हावड़ा ब्रिज रोक के उन्होंने कैलकाटा को पैरालाइज इसलिए भी कर दिया क्योंकि सरकार जो है वो साथ में है। सरकार जानबूझ के साथ में है और प्रवोक कर रही है। ममता बनर्जी ने खुद कह दिया कि वो वक्त बिल्कुल लागू नहीं होने देंगी। अब इसमें भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी एक्शन नहीं लेती, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर ये होगा तो रिवर्स कंसोलिडेशन होगा। ये एक बड़ी सिनिकल सी अप्रोच है। मुझे ये लगता है कि यदि इस तरह से देश के कानून की धज्जियाँ कोई चीफ मिनिस्टर उड़ा रहा है तो उस चीफ मिनिस्टर को अपने पद पर बने रहने का 1 मिनट का भी अधिकार नहीं है। और ये किया जा सकता है। देश के संविधान में इसकी पर्याप्त अनुशंसा है, इसकी पर्याप्त अधिकार हैं सेंटर के पास कि उसमें वो एक्शन ले सके, क्योंकि ममता बनर्जी तो समय समय पर करती रहती। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी खेल किया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि साहब कि हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए फेंसिंग नहीं होने देंगे, और असहयोग किया। उसके ऊपर भी आर्टिकल 256 के अंतर्गत जो बाध्यकारी इंस्ट्रक्शंस या बाध्यकारी निर्देश जो जारी कर सकता है सेंटर, वो बाध्यकारी निर्देश उन्होंने जारी नहीं किए। एडवाइजरी जारी करते रहते हैं। एडवाइजरी का कोई महत्व नहीं है कानून में। अब आगे क्या होगा इसमें? अब मुझे ये लगता है कि इसका जो अटेम्प्ट है, अगला अटेम्प्ट, वो दिल्ली में हो सकता है। हालांकि दिल्ली में अब चूँकि उनके पास दाना पानी नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है, किसी प्रकार का सहयोग वर्तमान भाजपा सरकार से उनको दिल्ली में नहीं मिलेगा, इसलिए वो करेंगे या नहीं करेंगे, या किसी भी भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट में करेंगे या नहीं करेंगे, ये है अब एक विचारणीय प्रश्न बन गया है। जो भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स नहीं है उनमें करेंगे तो राजनीतिक दृष्टि से देखें तो जो वहाँ पर सरकारें हैं उनका नुकसान ही करेंगे। यहाँ भी ममता बनर्जी को लग रहा है कि साहब कि उनका सारा का सारा ये वोट बैंक है और ये वोट बैंक हल्ला गुल्ला कर रहा है, क्योंकि इस वोट बैंक को उन्होंने पूरी तरह से लूट मार करने की, बदमाशी करने की, क्राइम करने की पूरी तरह से छूट दे रखी है। पुलिस के साथ मारपीट करने की छूट दे रखी है। पुलिस के साथ ये कुछ भी कर लें, हमला कर दें, पुलिस वालों को घायल कर दें, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होता। ये सारी छूट मिल चुकी है इन लोगों को भी, और क्योंकि अधिकतर इसमें तृणमूल का काडर है, तो तृणमूल का काडर तो वहाँ पर पूरी तरह से निरंकुश है ही, सभी जानते हैं। यानी कि अनुव्रत मंडल जैसे उनके कार्यकर्ता इसमें जेल में है, ये भी एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि उसमें भी CBI बीच में आ गई इसलिए ऐसा हो सका, वरना पश्चिम बंगाल पुलिस तो कतई किसी प्रकार का काम करती ही नहीं, वो मूक दर्शक होकर देख रही है। और जनता जो है वो चुपचाप अपने घरों में बैठे देख रही है, बस यही मना रही है राम राम करके कि भाई देखो हमला जो है वो हमारे ऊपर ना हो, पुलिस तक होता रहे तो ठीक है। पुलिस और ये दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, आपस में लड़े, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, हम बाद में देखेंगे। जिस तरह से ये बढ़ रहा है मामला, वो उनको भी अब अपने भविष्य के प्रति चिंतित करने लगा है, गैर मुसलमानों को। पहले आप यदि कलकत्ता जाते थे, आप सबको पता है कि इस प्रकार का ये जो वोट बैंक है, ये पॉलिटिक्स आरंभ की थी लेफ़्ट फ्रंट ने। लेकिन लेफ़्ट फ्रंट के युग में भी आप देखें कि इनका जो है वो बिल्कुल स्पष्ट प्रभाव आपको कोलकाता में नहीं दिखता था। यदि आप चौरंगी मैदान और इस प्रकार के जो
पुराने जो पॉश इलाके थे, पार्क स्ट्रीट वगैरह, यहाँ जाते थे तो फिर ये वहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता था। लेकिन यदि आज आप चले जाएं और चौरंगी के जो वरांडे हैं जो बड़े बड़े, उनमें से आप गुजरे तो पता चलेगा कि पूरे के पूरे वरांडे जो हैं वो टेक ओवर कर लिए गए हैं और वहाँ पर हॉकर्स बैठे हुए हैं और उसमें 90% जो हैं वो भाईजान लोग हैं और जो बाकी 10% हैं वो तृणमूल के कार्यकर्ता हैं। तो इस प्रकार से कोलकाता की जो प्रेशस हेरिटेज थी, जो वहाँ का सबसे आकर्षक जो क्षेत्र था, वो समाप्त कर दिया गया है। और ये फुटप्रिंट पूरे कोलकाता में अब आपको दिखाई पड़ेगा। जो पहले केवल खिदिरपुर जैसे क्षेत्रों तक सीमित था, वो अब पूरे कोलकाता में आपको, यहाँ तक कि चौरंगी पार्क स्ट्रीट तक में आपको दिख जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तब भी ममता बनर्जी का कुछ नहीं होता। वो इसलिए कि ममता बनर्जी ने अपना जो भय का एक चक्र बना रखा है, उस चक्र को अभी तक वेद नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी। ये तो कहना पड़ेगा, मैं शुभेंदु अधिकारी को निश्चित रूप से मैं प्रशंसा करता हूँ कि वो हर इस प्रकार के मामले में वो ज़मीन पर दिखाई पड़ते हैं और पूरी तरह से लीड करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जो इसका जो प्रतिकार जो भारतीय जनता पार्टी करती है या केंद्र सरकार करती है कि 2026 में ममता बनर्जी चली जाएंगी, तो ये निश्चित नहीं है और ये इसका उत्तर भी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार प्रेसिडेंट्स रूल लगा दीजिए पश्चिम बंगाल में, आपको एसआर मुंबई जो जजमेंट है वह आपको इसकी शक्ति देता है पूरी तरह से। अब ये देखना है, जैसा मैंने कहा कि भाई दूसरे क्षेत्रों में क्या ये प्रदर्शन दिखाई पड़ेंगे। मैं आपको बिल्कुल दिल्ली के अतिरिक्त आपको कहीं भी इस तरह का जो बड़ा प्रदर्शन इस समय हो रहा है कोलकाता में, कहीं नहीं दिखाई पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में। बेंगलोर में दिखाई पड़ सकता है, हैदराबाद में दिखाई पड़ सकता है, हालांकि उनकी सरकारें उनके साथ में हैं, उनको सहयोग करेंगी परोक्ष रूप से, लेकिन खुल के वो भी नहीं आ पाएंगी। खुल के तो केवल ममता बनर्जी आएंगी। तमिलनाडु वाले क्या करेंगे, वो भी नहीं अलाउ करेंगे, अगले साल चुनाव है। तो देखिए, अब ये वक्फ वाला जो इसका जो आंदोलनकारी रूप है वो अब आरंभ हो चुका है। वो उन लोगों के जिनके हाथ में ये शक्तियाँ थीं और जो किसी भी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते थे, वो लोग अब ये मिलके केओस दिखाने का और डराने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई देखिए, हमने फार्म लॉज वापस करवा दिए तो हम इसको भी वापस करवा देंगे। ना, फार्म लॉज में जो लोग इम्पैक्ट हो रहे थे या जिनको गलत फहमी थी, वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक था। इसमें भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को कोई असर नहीं पड़ता। जितना हंगामा करोगे उतना वोट बैंक और मजबूत होगा, एक बात। और दूसरी बात यह है कि इसी बहाने भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो अल्पसंख्यक मोर्चा वगैरह हैं और युवा मोर्चा वगैरह हैं, उनको पसमानदा मुसलमानों को एजुकेट करने में लगा दिया है। और सही बात यह है कि उनकी किसी की भी एक पैसे भर की प्रॉपर्टी जा नहीं रही। हालांकि आप ये कहेंगे कि भाई सीएए में भी तो किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी, लेकिन सीएए वाला मामला थोड़ा सा अलग था। उस समय कैरेट और स्टिक दोनों नहीं थे, ना कैरेट था ना स्टिक था, और खाली ट्विटर से बातचीत हो रही थी और पीछे से डीप स्टेट भी नहीं था, पीछे से डीप स्टेट भी था जो अब नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आइए देखते हैं हाउ थिंग्स अनफोल्ड, कैसे ये मामला आगे चलता है, और आपसे इस पर वार्तालाप आगे भी करते रहेंगे। आप नीचे कमेंट्स देके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।